आज हम एक ऐसी बैंकिंग धोखाधड़ी की कहानी में उतर रहे हैं जो किसी हाईटेक हैकिंग थ्रिलर जैसी नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानी दिमाग और भरोसे के गलत इस्तेमाल की कहानी है। हमारे पास एक केस फाइल है मेसर्स एबीसी इंडस्ट्रीज की, और ये कहानी है कि कैसे एक फ्रॉडस्टर ने सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल से इनके खाते से 1 करोड़ 30 लाख रुपए उड़ा दिए। 1 करोड़ 30 लाख? हाँ, तो आज हम इसी केस को परत दर परत खोलेंगे। धोखाधड़ी कैसे हुई, बैंक से कहां-कहां चूक हुई, और सबसे जरूरी, हम सब के लिए इसमें क्या सबक छिपा है। बिल्कुल। और ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक पार्टनरशिप फर्म है मेसर्स एबीसी इंडस्ट्रीज, जिसका एक बैंक की एक्स ब्रांच में 20 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट अकाउंट था। 20 करोड़ का, ओके। और फ्रॉड का हथियार एक सिंपल व्हाट्सएप कॉल। किसी ने खुद को फर्म का पार्टनर बताया और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करवा लिए। यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। अच्छा, तो सब कुछ एक व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुआ। पर एक मिनट, मुझे एक बात समझ नहीं आई। ये कॉल बैंक के ऑफिशियल लैंडलाइन पर नहीं, बल्कि एक अधिकारी के पर्सनल मोबाइल नंबर पर आई। क्या ये नॉर्मल है? फ्रॉडस्टर ने ऐसा क्यों किया होगा? ये फ्रॉड का पहला और सबसे चालाकी भरा कदम था। ये दिमाग के साथ खेलने का एक क्लासिक तरीका है। अच्छा। देखो, उसने 3 काम एक साथ किए। पहला, उसने खुद को फर्म का पार्टनर XYZ बताया, जो एक बड़ा और सम्मानित ग्राहक था। दूसरा, उसने एक जबरदस्त अर्जेंसी क्रिएट की। कहा कि एक सप्लायर को तुरंत पेमेंट करनी है, वरना एक बहुत बड़ा परचेज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ओह, तो मतलब एक तरह का प्रेशर बनाया। बिल्कुल। इससे अधिकारी पर फौरन एक्शन लेने का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया। और तीसरा, जैसा कि आपने पकड़ा, पर्सनल नंबर पे कॉल करके उसने एक अनौपचारिक, एक पर्सनल रिश्ता बनाने की कोशिश की। सही है। ऑफिशियल लाइन पर तो सब रिकॉर्ड होता है, प्रोटोकॉल होते हैं। एग्जैक्टली। पर्सनल नंबर पर आके उसने नियम कानून की लाइन को थोड़ा धुंधला कर दिया। कमाल है। और उसने सीधे सीधे पैसे भी नहीं मांगे। उसने कहा कि उसे आरटीजीएस करना है, मतलब एक अकाउंट से दूसरे में तुरंत पैसे भेजने, और इसके लिए उसे एक नई चेकबुक चाहिए। हाँ। बहाना ये बनाया कि पुरानी खत्म हो गई है। ये छोटी सी बात लगती है, पर शायद यहीं से नियमों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। बिल्कुल, ये पहला डोमिनो था जो गिरा। यहीं पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। क्या था वो? केस फाइल के मुताबिक बैंक के अपने सिस्टम में ये साफ साफ दिख रहा था कि फर्म के पास पहले से ही 75 बिना इस्तेमाल किए हुए चेक मौजूद थे। क्या 75 चेक? हाँ, 75। अरे, ये तो सिस्टम में साफ दिख रहा होगा। मतलब अधिकारी ने या तो देखा नहीं, या देखकर भी अनदेखा कर दिया। एग्जैक्टली। यकीन नहीं होता है ना। एक क्लिक की जानकारी थी ये तो। उस अर्जेंसी के दबाव में, या शायद नए बिजनेस के लालच में, अधिकारी ने इस सबसे जरूरी जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। यहीं से धोखेबाज को समझ आ गया कि ये अधिकारी जाल में फंसने के लिए तैयार है। उसने एक कमजोर कड़ी पकड़ ली थी। और यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। धोखेबाज सिर्फ दबाव नहीं बनाता, वो एक चारा भी फेंकता है। केस फाइल बताती है कि वो अधिकारी से बड़े म्यूचुअल फंड निवेश की बातें करता है, फिक्स डिपॉजिट की मौजूदा ब्याज दरों के बारे में पूछता है, और फिर तुरुपेक्का फेंकता है। क्या? कहता है कि वो शाम को ब्रांच आकर 2 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी खोलेगा। अरे वाह! ये क्लासिक सोशल इंजीनियरिंग का इतना टेक्स्ट बुक उदाहरण है कि इसे तो शायद फ्रॉड करने वालों के कोर्स में पढ़ाया जाता होगा। एक तरफ 2 करोड़ की एफडी का सपना, जो किसी भी बैंक अधिकारी के लिए अपना टारगेट पूरा करने जैसा है, और दूसरी तरफ परचेज ऑर्डर कैंसिल होने का डर। इसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, गाजर और छड़ी। वाह! मतलब एक तरफ 2 करोड़ की एफडी का सपना, और दूसरी तरफ बिजनेस छीन लेने की धमकी। कोई भी अधिकारी इस जाल में फंस सकता है। लेकिन अगर हम उस अधिकारी के नजरिए से सोचें, तो एक बड़ा ग्राहक मुश्किल में है और मदद मांग रहा है। तुरंत मदद करके अच्छी सर्विस देने में क्या बुराई है? शायद उसने यही सोचा हो। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। यहीं पर तो सर्विस और सिक्योरिटी के बीच की पतली लाइन आती है। वो अधिकारी शायद एक हीरो बनना चाहता था। अच्छा। एक बड़े क्लाइंट की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करके अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता था, और धोखेबाज ने उसकी इसी मददगार बनने की इच्छा का फायदा उठाया। तो जब अधिकारी ने प्रोसेस की बात की होगी, तो क्या हुआ? तो फ्रॉडस्टर ने नाराजगी दिखाई, बैंक से रिश्ता तोड़ने तक की धमकी दे दी। अब अधिकारी के पास 2 रास्ते थे, या तो नियम पर अड़ा रहे और एक बड़ा क्लाइंट खो दे, या थोड़ा एडजस्ट करके 2 करोड़ की एफडी पक्की कर ले। और उसने दूसरा रास्ता चुना। हाँ। और जाहिर है वो इस दबाव में आ गया। तरीका पूरी तरह से काम कर गया।
उस दबाव और लालच में आकर अधिकारी ने 50 पन्नों की एक नई चेकबुक जारी कर दी। कर दी। इसके बाद धोखेबाज ने व्हाट्सएप पर फर्म के लेटर हेड पर एक रिक्वेस्ट भेजी और साथ में 3 अलग-अलग खातों के लिए आरटीजीएस एप्लीकेशन भी भेजी। और जाहिर है, इन सभी दस्तावेजों पर साइन नकली थे। हाँ, और ये सब कुछ व्हाट्सएप पर हो रहा है, जो कि बैंकिंग लेन-देन के लिए कोई ऑफिशियल चैनल है ही नहीं। बिल्कुल। सोचिए, एक नकली लेटर हेड, नकली सिग्नेचर और एक ऐसा मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड भी नहीं है। धोखाधड़ी के लिए पूरा स्टेज सेट हो चुका था और बैंक का अधिकारी अनजाने में उसका सबसे बड़ा मददगार बन गया था। तो अब बैंक के पास व्हाट्सएप से आई जानकारी के आधार पर एक नई चेकबुक है। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ब्रांच ने 2 आरटीजीएस ट्रांसफर किए, हर एक 50 लाख रुपए का और एक 30 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर किया। कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए ग्राहक के खाते से निकल गए। और यहाँ इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे बेवकूफ़ी भरे गलती हुई। क्या? ब्रांच ने ये ट्रांसफर नई बिना साइन वाली चेकबुक का इस्तेमाल करके किया। फंड ट्रांसफर सिर्फ व्हाट्सएप पर मिले निर्देश और आरटीजीएस एप्लीकेशन पर मौजूद नकली हस्ताक्षरों के आधार पर कर दिया गया। 1 मिनट रुकिए, मतलब चेक पर ग्राहक के असली दस्तखत थे ही नहीं? नहीं थे। अरे चेक का तो पूरा पॉइंट ही सिग्नेचर होता है। बिना सिग्नेचर के चेक से पैसे कैसे ट्रांसफर हो गए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। असल में चेकबुक तो ग्राहक तक पहुंची ही नहीं थी, वो तो बैंक में ही थी। अच्छा। उन्होंने उस अनसाइंड चेकबुक को सिर्फ एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया और आरटीजीएस कर दिया। ओह माय गॉड। जैसे आप बिना चाबी के ही किसी का ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ताला खुल भी जाए। और फिर जब असली ग्राहक XYZ ने अपने खाते से इस अनऑथराइज्ड विड्रॉल का मैसेज देखा, तब जाकर उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। जाहिर है। उन्होंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म किया। इसके बाद मामले की रिपोर्ट हुई और एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जांच में बैंक की तरफ से हुई गलतियों की एक लंबी लिस्ट सामने आई। हाँ, जांच के नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। ये किसी एक गलती का मामला नहीं था, बल्कि गलतियों का एक पूरा झरना था, एक के बाद एक। चलिए उन पर बात करते हैं। पहली और सबसे बुनियादी गलती क्या थी? सबसे पहली गलती, चेक बुक बिना असली रिक्वेस्ट स्लिप के जारी कर दी गई। बैंक का नियम है कि आपको एक स्लिप भर के देनी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पर काम हो गया। ठीक है, यानी बेसिक पेपर वर्क ही गायब था। और दूसरी गलती? दूसरी गलती ये थी कि ग्राहक की फिजिकल मौजूदगी के बिना एक नॉन पर्सनलाइज्ड चेकबुक जारी कर दी गई, और वो भी तब जब सिस्टम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ग्राहक के पास पहले से 75 चेक मौजूद हैं। और तीसरी तो वो है जिस पर मैं यकीन ही नहीं हो रहा, चेक पर ग्राहक के सिग्नेचर के बिना ही फंड ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, ये तो बैंकिंग का सबसे पहला नियम है, रूल नंबर 1। इसके अलावा भी कुछ था? बिल्कुल। एक और बहुत बड़ी चूक हुई। जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आया था, उसे बैंक के सिस्टम में रजिस्टर्ड नंबर से क्रॉस वेरीफाई करने की जहमत ही नहीं उठाई गई। अरे ये एक 10 सेकंड का काम था। सिर्फ एक कॉल करनी थी रजिस्टर्ड नंबर पर, सर क्या आपने रिक्वेस्ट भेजी है, और पूरा फ्रॉड वहीं रुक जाता। कमाल है। मतलब सुरक्षा के जितने भी दरवाजे थे सब एक-एक करके खोल दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में ये पता चला कि वो ग्राहक आम तौर पर इतने बड़े लेन देन के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता था। आप में एक रेड फ्लैग था जिसे नजरअंदाज किया गया। और भी कुछ? और आखिर में खाते के संचालन के निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। अकाउंट के नियमों में साफ लिखा था कि खाता सिर्फ मैनेजिंग पार्टनर यानी XYZ द्वारा ही ऑपरेट किया जाना चाहिए, लेकिन जो रिक्वेस्ट आई थी वो इस निर्देश के हिसाब से सही नहीं थी। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो कई बड़े गुनाह हुए। बिना कागज के चेकबुक देना, बिना ग्राहक के सामने आए देना, रजिस्टर्ड नंबर चेक न करना, और सबसे बड़ी गलती बिना असली दस्तखत के करोड़ों रुपए भेज देना। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये तकनीकी विफलता नहीं थी, सिस्टम ने तो सही जानकारी दी थी। ये पूरी तरह से प्रोसेस और इंसानी सूझबूझ की विफलता थी। बिल्कुल सही। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि इस फ्रॉड में किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। धोखेबाज ने सिर्फ भरोसे, लालच और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। उसे पता था कि अगर वो सही मनोवैज्ञानिक बटन दबाएगा तो इंसान नियमों को ताक पर रख सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए इसे रोकने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं वे किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि बुनियादी जांच और प्रोसेस को मजबूत करने के बारे में है। चलिए उन उपायों पर एक नजर डालते हैं जो केस फाइल में सुझाए गए हैं। सुनने में ये बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन इस केस को देखते हुए इनकी अहमियत समझ आती है। पहला,
किसी भी रिक्वेस्ट पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बैंक के सिस्टम में दर्ज जानकारी से क्रॉस वेरीफाई करें। दूसरा, खासकर जब किसी तीसरे पार्टी के नंबर से व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट आए तो कंफर्म करने के लिए ग्राहक को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एक कॉल जरूर करें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी अनौपचारिक चैनल पर मिले अनुरोधों पर बिना पूरी तरह से वेरिफिकेशन के कार्रवाई ना करें, चाहे रिक्वेस्ट कितनी भी अर्जेंट क्यों ना लगे। सही बात है कि डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में हम सुविधा और सुरक्षा के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। वो अधिकारी शायद ग्राहक को एक तेज और शानदार सर्विस देना चाहता था, वो मददगार बनना चाहता था। हाँ। और धोखेबाज ने उसकी इसी अच्छी नीयत का हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसे लगा होगा कि वो एक वीआईपी ग्राहक की अर्जेंट मदद करके अच्छा काम कर रहा है और साथ ही बैंक के लिए 2 करोड़ का बिजनेस भी ला रहा है। और यही इस केस का सबसे बड़ा सबक है। सिक्योरिटी प्रोसेसेस बोझ या असुविधा के लिए नहीं होते। वे सालों के अनुभव और पिछली गलतियों से सीख कर बनाए जाते हैं। वे ठीक उस सेफ्टी नेट की तरह है जो आपको गिरने से बचाने के लिए होता है। सही। जब भी कोई हमें उन प्रोसेस को बाईपास करने के लिए कहता है, चाहे कितनी भी अर्जेंट सिचुएशन क्यों न हो या कितना भी बड़ा लालच क्यों न दिया जाए, वहीं पर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो एक साधारण व्हाट्सएप कॉल, कुछ मीठी बातें और एक बड़ा सा लालच, और नतीजा 1 करोड़ 30 लाख का नुकसान। ये कहानी एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि सिक्योरिटी चेन में सबसे कमजोर कड़ी अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी होता है। लालच, दबाव और मदद करने की जल्दबाजी, ये सभी इंसानी भावनाएं हमें बहुत असुरक्षित बना सकती हैं। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी विचार देता है। केस फाइल में साफ लिखा है कि बैंक अधिकारी बाहरी दबाव और नए व्यवसाय की संभावना से प्रभावित था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोजमर्रा के सिस्टम सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं बल्कि हर जगह ऐसे लालच और दबावों के प्रति कितने कमजोर हैं। सही सवाल है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक अच्छे और ईमानदार इंसान को भी तयशुदा सुरक्षा नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर कर सकती हैं। अगली बार जब किसी के पास कोई ऐसा अनुरोध आए जो बहुत अर्जेंट हो और नियमों से हटकर काम करने की मांग करे, तो इस कहानी के बारे में जरूर सोचना चाहिए।